वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कैफे इक्तिसाद। आज के पॉडकास्ट आफ्टर सम टाइम आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं नदीम नदीम खुर्शीद साहब। इनको मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ। वेरी नाइस पर्सन, वेरी और इनका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है। आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे इन ब्रीफली वो है शहर, सिटीज़ और उनकी गवर्नेंस, और उनका ख़ास तौर पे हमारे सिटीज़ जो हैं उनके मुतालिक नदीम साहब से हम बात करेंगे कि उनकी गवर्नेंस के बारे में एंड व्हाट दे आर एंड हाउ दे आर गवर्न। पहले सबसे पहले आपको एक मुख्तसर सा तारुफ करवा दूं नदीम साहब का। नदीम साहब होल्ड्स एन अंडरग्रेड इन अर्बन प्लानिंग एंड एमफिल इन एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड प्लानिंग, और ये इनका 30 साल से ज़्यादा तजुर्बा है। मोर देन 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अर्बन प्लानिंग एंड रिलेटेड मैटर्स। ही इज अ डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। इनका अर्बन पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट, गवर्नेंस, क्लाइमेट और इंडस्ट्रियल जोन्स जो है इनका एक्सपीरियंस है। अदर देन दीज ही हैज बीन ट्वाइस सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानर्स आईपीपी, और फेलो भी हैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स यूके के और आईपीपी के। ही होल्ड एन अच्छा, ही हैज वर्कड ऑन न्यूमरस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। इन्होंने जिस तरह मरी मास्टर प्लान और इसके अलावा फैसलाबाद पेरी स्ट्रक्चर प्लान, उन्होंने इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया हुआ है। एंड प्रेजेंटली ही इज वर्किंग विद यूएनडीपी एज एन अर्बन रेजिलियंस स्पेशलिस्ट। तो नदीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू कैफे इक्तिसाद। इसमें आपसे कॉन्वर्सेशन होगी। नदीम साहब, हमारे सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो अर्बन पॉलिसी है, जिसे हम कहते हैं अर्बन पॉलिसी और अर्बन प्लानिंग, इसकी क्या अहमियत है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? Thank you very much, Shaista, for taking me aboard. थैंक यू। तो मैं काफ़ी अरसे से आपकी ये पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ, तो उनसे काफ़ी नॉलेज मिलती है। एक्चुअली अभी जो नॉलेज है वो काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है, तो कोई भी चीज़ इन साइलोज और इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। सेम इज़ द केस विद अर्बन प्लानिंग। तो नॉर्मली परसीव किया जाता है कि ऑन फेस ऑफ अर्थ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन प्लानिंग। हम सब जानते हैं कि बिलियंस स्पेंड होता है इन प्रोजेक्ट्स में। तो जब भी पब्लिक एक्स और मोस्टली ये प्रोजेक्ट्स पब्लिक एक्सचेकर से, पब्लिक किटी से एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो दो क्वेश्चंस प्राइमरीली अराइज होते हैं। एक तो ये है कि इनकी इफेक्टिवनेस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, इनकी आउटपुट क्या है, क्या डिलीवर करेंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि ये किसी एक ब्रॉडर या लार्जर विजन का पार्ट है, या हम एडहॉकिज्म पे चलते हुए हम ये सोचें कि अच्छा ये चीज़ कर लेंगे तो इससे शायद ये बेहतरी आ जाएगी। तो उसमें जो एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो ऑर्डर सारा रीशफल हो जाता है। जिस तरह इफ़ यू प्लान टू ट्रैवल टू लाहौर फ्रॉम इस्लामाबाद, तो नेचुरली यू हैव टू दी एंटर मोटरवे फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट। आप फिर प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स चक्री और फिर इसी तरह आपका सफ़र जारी रहेगा। तो अगर इसको किसी रैंडम ऑर्डर में आप शुरू कर लें, आप कहें जी अच्छा पहले मैं किसी तरह गुजरावाला पहुंच जाऊं, तो बात ये है कि ये इस फ़िलासफ़ी के साथ जो बात आपने की अर्बन पॉलिसी की, तो जिस तरह बाकी डोमेन्स हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली ये डोमेन भी इसी तरह का काइंड ऑफ मिस हैंडल्ड है। एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमने अपने शहरों को बनाना क्या है। तो बेसिकली दैट इज़ वेयर पॉलिसी टेक्स इट, आई मीन फोर्स और गाइडेंस तो डायरेक्ट के इस सिटी की शक्ल क्या होगी। मतलब फ़र्ज़ करें आप इस्लामाबाद की बात करें, तो इसका एक प्राइमरी जो करेक्टर है वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी का था या है, ठीक है। उसी हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया, लेकिन हमने इसको इस तरह फोर्स ही नहीं किया कि जो आने वाली नस्लें, जनरेशन टू कम आफ्टर लाइक 4-5 decades have been passed so far since the idea of Islamabad was conceived.
तो आने वाले जो बच्चे हैं, नई जनरेशन हैं, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं होंगे। तो आप उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए क्या स्पेसेस छोड़ेंगे? तो दिस इज वेयर एक्चुअली द रोल ऑफ अ विजन एंड पॉलिसी कम्स। तो हमारा वो जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है काइंड ऑफ, जिसको नी जर्क आप कह लें, कि लाइक फायर फाइटिंग मोड में हम रहते हैं कि अच्छा यार ये प्रॉब्लम आ गया, तो इसको हमने अभी सॉर्ट आउट करना है। तो अभी दुनिया में जो प्रैक्टिस है, cities used to have different kind of urban plans. जी अच्छा, जी अभी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मास्टर प्लान्स और काइंड ऑफ पीस प्लान्स बने हैं। हमारा एक और बड़ा सीरियस इशू है कि हम बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड से उठा के उनको रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग दी हमारा कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट। देखें, सिटी प्लान जो है वो एक ओवर आर्चिंग डॉक्यूमेंट है जहाँ पे एक किसी भी सिटी के डिफरेंट डोमेन्स जो हैं, जिस तरह क्लाइमेट है, ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी है, सर्विसेज हैं, सप्लाईज हैं, इंडस्ट्री है, इकोनॉमी है, बहुत सारी चीज़ों को एक ब्रॉडर विजन के अंदर आप देखते हैं कि हमने ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हमने इस सिटी को अगले 10 सालों में इस साइड पे लेके जाना है, इस डायरेक्शन में लेके जाना है। सिटी की जीडीपी को हमने ये इतना इंक्रीज करना है, आपने वाटर क्वालिटी को इंक्रीज करना है, एजुकेशन, हेल्थ और बाकी चीज़ों को। इन शॉर्ट, दुनिया में इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है, लिवेबिलिटी। तो इसके लिए डिफरेंट इंडिसेस मौजूद हैं कि आपने लिवेबिलिटी पैराडाइम में या उस पिरामिड में आपने अपने सिटी को किस तरह ऊपर लेके जाना है, जहाँ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड मीट योर प्रोडक्टिविटी। मतलब आप इतनी अच्छी इन्वायरमेंट दें जहाँ पे लोगों की स्टेट ऑफ माइंड इतनी अच्छी हो, लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हों, डिजीज़ बड़ी कम हो, एयर पोल्यूशन ना हो, मोबिलिटी के डिसऑर्डर्स ना हो, कि अगर किसी शहर में एक बंदे को दफ्तर पहुंचने के लिए 2 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा, तो उसकी क्या स्टेट ऑफ माइंड होगी और हाउ प्रोडक्टिव ही और शी रमेन्स आफ्टर रीचिंग देयर ऑफिस। तो ये बड़ा एक की क्वेश्चन है। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू है कि जब हम मास्टर प्लान बनाते हैं तो हमारे यहाँ तो इंस्टीट्यूशन सारे फ्रेगमेंटेड हैं। हाँ मतलब जी। एक ही काम करने के लिए हमारे पास हो सकता है 20 से ज़्यादा अदारे हों। तो यस। मास्टर प्लान उन मुल्कों में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जहाँ पे लोकल कौंसल्स हैं, बारोज हैं, काउंटीज़ हैं और ज़िली हुकूमतें हैं या सिटी गवर्नमेंट्स हैं या लोकल कौंसल्स हैं, जहाँ पे एक सिंगुलर काइंड ऑफ अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे आपके 25 डिपार्टमेंट मुख्तलिफ कामों में एंगेज हों। कुछ प्रोविंशल हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ फेडरल हैं। मतलब हाउसिंग में आप ले लें तो फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं, प्रोविंशल भी काम कर रहे हैं, एनजीओज भी काम कर रही हैं, बहुत सारे अदारे काम कर रहे हैं। तो इसमें आपने उनको सबको किस तरह कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्या होगा, और दे ऑल आर बीइंग ऑपरेटेड अंडर डिफरेंट काइंड ऑफ लॉज। तो हाँ जी। किसी का बॉस कहीं बैठता है, किसी का बॉस अथॉरिटी एक दूसरे की, और दे स्टार्ट वर्किंग इन फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसलिए कोई क्लियर डायरेक्शन कोई इसमें टो नहीं कर रहा होता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी। देखें, कुछ लोग नॉर्मली, मैं ब्यूरोक्रेट्स अक्सर सुनते हैं जी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बड़ा है, ज़्यादा है जी, इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिससे शायद कुछ लोग इतना मुतफिक ना हो। मेरा कहना ये है कि लोग अपने नुमाइंदों को एक तरीके से इलेक्ट करके आपके पास भेजते हैं, दो समटाइम दे आर नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर पीपल। वो एक अलहदा डिबेट है कि वो किस तरह इलेक्ट होते हैं। लेकिन चलें इसको जस्ट अज्यूम कि एटलीस्ट अगर कोई बंदा कामों की से या लाइक मर्दान से आता है असम्बली में, तो वो उस इलाके को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब वो लोगों की एस्पिरेशन, उनके वो चैलेंजेस देख के आता है, तो वो उसकी कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी तरह इन चैलेंजेस को हल करने की कोशिश करूं। अब जो आपकी हाउ टू एम्बेड दीज पॉलिटिकल डायमेंशंस इनटू दी प्लानिंग और पॉलिसी और उस सारे में, वहाँ पे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। हर एक टग ऑफ वॉर है जिसमें पॉलिटिशियन चाह रहे होते हैं कि हम अपनी डेवलपमेंट स्पेंडिंग सारी अपनी मर्जी से करें। ब्यूरोक्रेसी चाह रही होती है कि वो उसको उस तरह करे जिस तरह
जिस तरह मतलब लैंडर्स, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा पैसा आ रहा होता है थ्रू दी बैंक्स। ये एक हाँ जी। रियलिटी है कि वो डोनर्स हमें क्या कह रहे होते हैं। तो ये अच्छा, एक। ये सॉरी नदीम साहब, बिल्कुल वो जो इस पे भी ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे नॉर्मली आप मतलब आपने बिल्कुल सही बात की, और दिस इज रिलेटेड टू गवर्नेंस। ये जो ओवरलैपिंग वो अथॉरिटीज हैं, फिर उसके अलावा एमएनएज एमपीएज उनकी ग्रांट्स हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आता है सिटीज की गवर्नेंस में। सो लेट मी जस्ट रिवर्ट टू दैट। अब आपने बता दिया कि अर्बन प्लानिंग और अर्बन पॉलिसी का ऑब्वियसली रनिंग द सिटीज, बिकॉज सिटीज आर सपोजिटली, एंड व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस, तारीख हमें यही बताती है कि जितनी भी हमारी तरक्की या हमारी इनोवेशन जितनी भी आई है, तहजीब तमद्दुन, वो आई ही शहरों से ही है। तो इट मेक सेंस कि आप सिटीज को प्लान करें, दे आर द इंजन ऑफ ग्रोथ, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, उसकी गवर्नेंस पे अब पाकिस्तान, अब आपने दो तीन चीजों का जिक्र जिक्र किया। एक तो ओवरलैपिंग, जो वो डोमेन्स हैं प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के, इसमें एक तो ये हो गया। इसमें सबसे, और फिर दूसरा आपने ये जो हमने एमएनएज एमपीएस का जिक्र किया, ये दो चीज़ों के मुतालिक आपसे मैं मुख्तसर सा सवाल एक ही है मेरा, ये है कि एक तो ये है कि जो शुड इट बी आपके अपने तजर्बे में जितना भी आपने काम किया है, क्या ये फेडरल होनी चाहिए, प्रोविंशियल होनी चाहिए डोमेन, या फिर इलाकाई जिलाई होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं लोकल लेवल? इसमें शहरों को रन करने के लिए सबसे इफेक्टिव जो है वो कौन सा लेवल है? और दूसरा फिर इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल जो आपने अभी बात की कि आपने, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि एमएनएस और एमपीएस की ग्रांट्स को अक्सर हम लोग बड़े, और मैं भी कहता हूं कि यार ये एक वो सियासी रिश्वत के तौर पे जिसमें वो लोग ज्यादातर खा जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स है, इसको जरा एक्सप्लेन कर। जी, पहला पॉइंट आपका था, सॉरी अगर आप उसको अच्छा, प्रिसाइज। पहला पॉइंट मेरा, अच्छा चलिए मैं इसको अलग अलग कर। पहला जी पॉइंट मेरा ये था कि एक फेडरल लेवल, दूसरी प्रोविंशियल जी जी, लेवल, और सिटी 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 गवर्नमेंट्स सिटी की है, सिटी अर्बन। सिटी गवर्नमेंट जो है लोकल लेवल। इसमें सबसे इफेक्टिव शहरों को चलाने के लिए जो तारीख हमें बताया और आपके तजर्बे में, वो सबसे इफेक्टिव के शहर को हैंडल करने के लिए कौन सा लेवल सबसे अच्छा है? अच्छा जी, इसमें थोड़ा दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के मॉडल प्रैक्टिस हुए हैं। स्टेटिज़म भी था, फेडरलिज्म भी है, ठीक है जी, जी लोकल ऑटोनॉमी भी है, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम देखें कि जो जिन मुल्कों में ज़्यादा स्टेटिज़म प्रैक्टिस हो रही थी, लाइक चाइना या मिडल ईस्ट की जहाँ पे मनार्कीज़ हैं, वहाँ पे भी एक क्लियर चेंज, हमें विजिबल चेंज नज़र आ रही है कि वो लोकलिज्म की तरफ आ रहे हैं। पीपल, ठीक। लोगों की इंक्लूजन है। देखें, जब हिस्टोरिकली सोसाइटीज़ थी तो ये सारे अरेंजमेंट, सिटी मैनेजमेंट या सोसाइटल मैनेजमेंट या जो भी था, एक निज़ाम, हर वक्त में एक निज़ाम रहा है जिसको जी कभी जी। हम पंचायत कहते थे या कभी कुछ भी अमीर कहते थे सिटी का, या जो भी लीडर था, तो उसमें लोकल इंक्लूजन वाज आई मीन मोस्ट विजिबल कंपोनेंट ऑफ दैट काइंड ऑफ मैनेजमेंट। होता ये है कि जिस बंदे ने जिस शहर में या टाउन में रहना है तो ज़िंदगी तो उसने गुजारनी है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैं आप एक शहर में रहते हैं और मैं आपको कहूँ नहीं, दुनिया के फ़लाँ शहर में इस तरह हो रहा है, दे आर हैप्पी, लाइक कि हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है, लोगों की ज़रूरियात भी डिफरेंट है, कल्चर भी डिफरेंट है, कंडीशन भी डिफरेंट है, बिजनेस करने के अंदाज भी मुख्तलिफ हैं हर जगह के। तो हाँ जी। सबसे इफेक्टिव जो अर्बन गवर्नेंस है, दैट शुड बी एट लोकल लेवल, जिसमें लोकल लेवल। पहले एक फ़िलासफ़ी होती थी कि प्लान द सिटी। अब उसको हम इस तरह देखते हैं कि सिटीज़ दो प्लान देमसेल्व्स। अब ये इस पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखा जाता है। दुनिया में यूके को कंसिडर किया जाता है कि वो वहाँ पे अर्बन प्लानिंग इवॉल्व हुई है हाँ जी। अर्ली 20th सेंचुरी में, 1907 8 9 में वहाँ पे ये सारे लॉज इमर्ज हुए हैं। तो वहाँ पे भी थोड़ा पहले जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट थी उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। अब वहाँ पे जो उनकी सारी अर्बन प्लानिंग है उसमें लोकलिज्म एक्ट, बल्कि वो नेबरहुड पे जो लोकल डिसीजन मेकिंग है उसमें वो नेबरहुड लेवल तक चले गए हैं कि लेट दी पीपल डिसाइड हाउ दे वांट टू सी देयर नेबरहुड, देयर कम्युनिटी, देयर सिटी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें फिर एक प्रॉब्लम आ जाता है कि हाउ टू, देखें जब आप एक स्टेट में रह रहे हैं तो आप, देयर मस्ट बी अ स्टेट विजन, मतलब जी वो स्टेट की डिफरेंट टाइप्स हैं, आप नेशन स्टेट हैं, आप क्या हैं, आप मोनार्की हैं, क्या है।
तो अब जब स्टेट्स का विजन जो है ना, उनकी लोकल पॉलिसी में भी स्टेट चाहती है जी वो भी रिफ्लेक्ट हो कि आप क्या बना रहे हैं, वो देयर शुड बी अलाइंड। तो इसके हल ये हैं कि आप जो टॉप लेवल है वहाँ पे आप एक विजन डेवलप करें कि आपने अपनी इकोनॉमी को फर्ज करें किस तरह ग्रो करना है। जिस तरह हम कहते हैं जी, पहले एक 10 15 20 साल पहले जी टेक्सटाइल पे हमारा वो बड़ा है इन्हिसार। तो हम हाँ जी। उन शहरों पे जहाँ पे टेक्सटाइल का बिजनेस होता था उनको बड़ा फेवर करते थे। अब जी जी। जहाँ पे प्लानिंग होती थी, मतलब आई वुड गिव यू एग्जांपल ऑफ फैसलाबाद। तो वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे बड़ा पूछा जाता था कि यार आपको इंडस्ट्री बनाने के लिए किस किस्म की चीज़ें चाहिए। तो अब ये एक फेडरल विजन था कि हमने टेक्सटाइल में काम करना है और उसी अंदाज से हमने अपने शहरों को डिज़ाइन करना है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। तो अब जिस तरह चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, हम क्रिएटिव इकोनॉमी में जा रहे हैं, आईटी में जा रहे हैं, डिफरेंट और चीज़ें। तो ये दैट इज़ वेयर आई मीन जहाँ पे एक फेडरल विजन आपका या स्टेट विजन जो है वो होना चाहिए। जिस तरह हम एग्जांपल देते हैं कि एम डॉक्यूमेंट मनमोहन सिंह ने वो डाइवर्सिफाई करने के लिए बनाया था। अब उस टॉप लेवल विजन को अचीव करने के लिए सिटीज़ को किस तरह एक्ट करना है, आपने पहले वहाँ पे एक लिंच पिन मैकेनिज्म डेवलप करना है। पहले सिटीजन को एजुकेट करें कि यार आपके लिए ये चीज़ अच्छी है, आपके लिए बुरी है। सारे इकोनॉमिस्ट नहीं होते या सारे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते। उसके बाद लेट देम डिसाइड एट द लोकल लेवल। हम्म। ठीक है, मरी मुख्तलिफ है, उसमें टूरिस्ट इकानमी बहुत ज़्यादा है, बहावलपुर मुख्तलिफ है, फैसलाबाद मुख्तलिफ है। ठीक है, अब वो सारी सिटी इकानमी तो लोग चला रहे होते हैं। जी तो जी। बेसिकली आपकी जो भी विजन है, गवर्नेंस है, उसका जो मकसद होना ये चाहिए कि लोगों को एट द डोर स्टेप उनकी सारी सर्विसेज मिलें। ठीक है जी, हम्म। अब डेरा गाजी खान में रहने वाले को अगर लाहौर जाके अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करना पड़े तो दैट इज़ अ फेलियर। तो हाँ जो वो दुनिया में सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है वो है कि सिटी के मसाइल सिटी की हदूद के अंदर, उसी एम्बेड के अंदर सॉल्व हों और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वहीं पे डिसीजन मेकिंग हो। और वो डिसीजन मेकर्स जो हैं वो लिंक्ड होते हैं सब नेशनल और नेशनल लेवल के साथ। ज़ाहिर है आपको फ्लो ऑफ फंड्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इन आइसोलेशन अपने सिटीज़ को, या तो अमेरिकन सिस्टम की तरह स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हों, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ ना कुछ उनका एक जो फेडरल लेवल का जो भी विजन है वो जी वहाँ जी। पे प्रिवेल करता है। दैट इज़ हाउ। तो माई कंसेंसस इज, माई अंडरस्टैंडिंग इज, जो लोकल गवर्नेंस का मॉडल है दैट इज़ कॉल्ड द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस। दोनों चीज़ें अपनी जगह इंटैक्ट रहनी चाहिए, फेडरल, सब नेशनल, और तीसरा टियर कुछ मुल्कों में एक रीजनल लेवल का एक चौथा टियर भी होता है कि हाँ कुछ जी। इलाके हैं जिस तरह आप समझेंगे लाहौर है, एक डिवीजन है, उसमें बहुत सारे छोटे बड़े शहर हैं, एग्लोमरेशन बन जाती है। तो हाँ जी। इसके मसाइल थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। द स्केल इज़ लार्जर देन दी अर्बन स्केल या सिटी स्केल, बट स्टिल आई मीन स्मॉलर देन दी सब नेशनल लेवल। तो उसको एड्रेस करने के लिए टोक्यो रीजन है, जिस तरह दुनिया में बहुत सारे और रीजन इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ पे कुछ रीजनल सॉरी डेलिनेशन भी हो सकती है। तो ठीक। जी। उसमें उसमें एंड आई एग्री विद यू। इस पे हमने पहले भी नदीम साहब काफ़ी बात की है। अब मेरा मेरा भी यही कंसेंसस है कि आप पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको आप जो है इस्लामाबाद से, लाहौर से, पेशावर से, क्वेटा से और कराची से नहीं चला सकते। पाकिस्तान इज़ टू कम्प्लेक्स सिस्टम एंड सिटीज़ आर टू कम्प्लेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन कि आप उसको सेंट्रलाइज तरीके से चलाने की कोशिश करें। बट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जुड़े हैं। ठीक है, वो एम एन एम पी ए वाले उसके एस्पेक्ट की तरफ भी मैं आऊंगा, लेकिन जस्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लोकल लेवल की लोकल बॉडीज की पे आप नजर दौड़ाए तो सिर्फ जो मिलिट्री वो रूल रहे हैं जितने भी फौजियों के हुक्मरानों के, उसमें हमें एक वो नजर आता है कि उन्होंने एक कोशिश की कि लोकल लेवल, वो अयूब खान के ज़माने से, फिर ज़ियाउल हक, फिर मुशर्रफ का, जिसे मुशर्रफ का जो एक वो उसकी पुश थी लोकलाइजेशन की, लोकल गवर्नमेंट्स हो, वो सबसे स्ट्रांग आज तक समझी जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब भी पॉलिटिशियंस आते हैं, अब उनका सिविलियन रूल होता है, तो वो हमेशा एक हमें एक वो नज़र आती है कि वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे वो सिविलियन खास तौर पर पी एस जो है, डीएमजी, वो जो है सिटीज़ को बेसिकली वो चला रहे होते हैं।
तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, ये कॉन्ट्रास्ट क्यों है? वो शुडंट इट बी द पॉलिटिशियंस के जो इस चीज को वो इम्प्लीमेंट करें? अच्छा जी, इसको देखना पड़ेगा। जब भी मिलिट्री ने टेक ओवर किया पाकिस्तान में, तो जनरली होता ये है कि वो पब्लिक लेजिटिमेसी लैग कर रहे होते हैं। अब वो इस प्रीमिस पे आते हैं कि जो प्रोविंशियल या फेडरल पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट हैं, इनएफिशिएंट हैं हम्म। और इनेप्ट हैं, तो इसलिए हम उनको हटा रहे हैं। चूँकि वो काम ठीक नहीं कर रहे थे, तो हमें उनको मजबूरन हटाना पड़ा है। अब जाहिर है कि वो उनको लेजिटिमेसी का एक इशू है, चैलेंज है। वो दो जगहों से करते हैं। एक तो ग्लोबली करते हैं, हमें पता है, जिस तरह मुख्तलिफ सुपर पावर से। दूसरा, लोकल लेजिटिमेसी के लिए वो क्या करते हैं कि वो दे ट्रांजिशन टूवर्ड्स दी लोकल लेवल। उनकी ख्वाहिश होती है कि वो डायरेक्टली नीचे ग्रास रूट्स पे लोगों के साथ अटैच हो जाएं, जस्ट बाईपासिंग दी पॉलिटिकल सिस्टम्स, जो पार्टी बेस्ड सिस्टम है जिसको वो डिनाई करके वो पावर में आते हैं। तो वो इसलिए भी वहाँ पे वो फोकस कर रहे होते हैं कि वहाँ से एक लोकल लेजिटिमेसी मिल जाएगी उनको, लोगों में वो ज़रा पॉपुलर हो जाए, और इन डूइंग सो वो कोई अच्छा भी काम कर देते हैं। लाइक जिस तरह मुशर्रफ उन्होंने डेवोल्यूशन पे, तो बेसिकली इंटेंट है वो होती ये है कि सेल्फ सर्विंग। तो उनके डिसीजन के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो सस्टेनेबल नहीं होते। जब भी उनका रूल या टाइम ख़त्म होता है तो वो रिवर्ट बैक हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर उन्होंने कोई अच्छा काम भी, उसको कोई लीगल बैकिंग, कोई सपोर्ट नहीं होती पॉलिटिकल सिस्टम में। एंड जहाँ तक हमारे पॉलिटिकल एलीट का तल्लक है, जो फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे हमारे नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका चैलेंज ज़रा इससे डिफरेंट। वो मैंने ये देखा है पर्सनली कि काउंसलर्स होते हैं, जिस तरह आपने कहा, कभी हम उनको नाज़म कहते हैं, कभी काउंसलर। तो रिसेंटली आई वाज एट सम शॉप, वहाँ पे जब मैं यूनिवर्सिटी में, तो हमारे काउंसलर, तो इस वक्त वो काफ़ी एजड थे, ही मस्ट बी 80+। और वो जिस तरह ही उस जगह पे आए और सारे लोग जो दुकानों में थे उनकी तरफ भागे, को जूस, कोक की बोतल, कोई कुछ लेके, कोई कुर्सी उनको ऑफ़र कर रहा है। तो मैं नोटिस कर रहा था कि ये इन साहब ने तो काम किए हुए, उनको रिटायर हुए हुए भी 20 25 30 साल हो, दे स्टिल लिव इन द हार्ट्स ऑफ पीपल। हाँ जी। क्योंकि वो लोग रेडीली अवेलेबल होते हैं, और मैंने देखा है कि वो कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं। आप रात 12 बजे, आधी रात को भी उनको जाके किसी काम के लिए कहें, वो दे आर डीपली कनेक्टेड विद द पीपल। एक तो वो ट्रूली लोगों के अंदर से होते हैं ना, बहुत लोकल लेवल पे। दूसरा ये होता है कि वो अपना घर और वो सारी चीज़ें छोड़ के कहीं जा नहीं सकते कि मैं जी इस्लामाबाद चला गया हूँ। तो वो डिस्कनेक्ट उस तरह नहीं होता जिस तरह फेडरल और प्रोविंशियल लेवल के पॉलिटिशियन का होता है। अब जब प्रोविंशियल लेवल का पॉलिटिशियन ऊपर चला जाता है, करता वो जाके वहाँ भी नाली गली, पॉलिसी मेकिंग, लॉ मेकिंग, तो आपको पता है वो नहीं करते। ठीक है, वो बातें तो सारी यही कर रहे हो। हाँ जी। उनको एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग, कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन ओवरऑल उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो किस मकसद के लिए असेंबली में लॉ मेकिंग के लिए बैठे हैं। इसलिए नहीं बैठे कि गलियां मोहल्ले, खैर वो वहाँ पे उनको ये बातें इसलिए करनी पड़ती हैं कि लोकल लेवल पे उनके वो काम नहीं हो रहे होते। ना ब्यूरोक्रेसी की प्रायोरिटी है, ना फेडरल लेवल की प्रायोरिटी होती है कि बहुत ही लोकल लेवल पे जाएं। तीसरे इसमें जो एक्टर्स हैं वो हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी, वो सिटी मैनेजर मोस्टली वही हैं। बहुत सारी डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वही कर रहे होते हैं। तो इन दोनों के लिए जो लोकल लेवल की पॉलिटिक्स है, वो उनका इन्फ्लुएंस डाइल्यूट हो जाता है। अगर सारे काम शहरों में हो जाएं, तो जो आपकी पॉलिटिकल एलीट है, ये मुशर्रफ दौर में कि सिटी नाज़म वाज वेरी वेरी पावरफुल, तो लोग एमएनए एमपीएस को, और उनके चूँकि मसाइल लोकल लेवल पे हल होना शुरू हो गए हैं, तो लोकल डेमोक्रेसी बहुत सारी हमारी पॉलिटिकल एलीट को सूट नहीं कर रही होती।
तीसरा एलिमेंट है कि सेंट्रलिटी में वो बहुत इमेंस किस्म की पावर जो है ना वो कंसंट्रेट हो जाती है। जिस तरह चीफ मिनिस्टर बिकम्स वेरी पावरफुल, चीफ सेक्रेटरी बिकम्स वेरी पावरफुल, इन द गिवन सिचुएशन, जो भी हमारे पास सिनेरियो है, तो उनके पास बहुत सारा प्रोविंशियल मनी जो पब्लिक एक्सचेकर का है वो उनके डिस्पोजल पे आ जाता है। तो वो उसको फिर अपनी पॉलिटिकल सब्लाइम अर्न करने के लिए या अपना वोटर्स को विन करने के लिए वो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं, और वो रीजनल डिस्पैरिटी उसमें बड़ी होती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि या तो पेशावर में पैसा लग रहा है, या कराची में लग रहा है, या लाहौर में लग रहा है। तो सदर्न पंजाब में वो इक्विटेबल डेवलपमेंट नहीं होती। उनकी प्रायोरिटीज़, उनकी एफिलिएशन, उनका फोकस, वो थोड़ा सा वो चीज़ें शोकेस करते हैं जो, चूँकि शहरों में आबादी बड़ी है, हाँ जी। ठीक है, वहाँ वो जो पॉलिटिकल एलीट है ज़्यादा, वो लाहौर से इलेक्शन विन करती है। ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इस वजह से वो फिर लोकल गवर्नमेंट्स को डिनाई करते हैं। वो दे फील द लोकल गवर्नमेंट्स एज अ काइंड ऑफ चैलेंज फॉर देम, देयर आई मीन द कंट्रोल और सारा जो इनकी है, क्योंकि वो compete कर रहे होते हैं दोनों लोग इन द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें डेयर आई से दैट उसमें सबसे बड़ा उनको जो लेजिटिमेसी के चैलेंज के अलावा उनको सबसे बड़ा चैलेंज नदीम साहब ये आता है कि वो तो ये बेसिकली इसके पीछे जो मुझे रीज़न ज़्यादा है कि दोनों ही लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं चाह रहे होते, फिर उसको डिले करते हैं, कभी कोर्ट्स इंटरवीन करती हैं, कभी उसके कहने पे एक नया एक्ट बन जाता है, और एक्ट हर साल नया। अच्छा दिस इज तो मेरा ख्याल है कि वो टाइम पास कर रहे होते हैं, और वो उसमें से थोड़ा सा टाइम गेन कर रहे होते हैं कि इसको किसी तरह डिले किया अच्छा जाए। दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर सिंपल रीजन कि क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे तो जनाब वो बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं जो पॉलिटिशियन आएगा। अब हमारे एक वो खास वो हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब अभी हैं भी, उनको एक बड़ा शौक है और भी है, वो बाहर जाते हैं। बाहर कहीं किसी जगह मिसाल के तौर पे मेट्रो चलती हुई देख ली, उन्होंने आके कहा कि नहीं जी वो तो इतना उस शहर में मैं देख के आया हूँ, इधर भी बस जल्दी से इम्प्लीमेंट करो। अच्छा वो बड़े इम्प्रेस्ड होते हैं इन शहरों से। अच्छा यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स भी जो है, आप बाबू हो गए जो भी हो गया, वो आप उनके पास जाएं बैठे बात करें, वो सारे बड़ी तारीफें कर रहे होंगे जी वो देखें न्यूयॉर्क में उन्होंने जोरान ममदानी आ गया, लंदन में जो है सादिक खान आ गया। लेकिन बात वहां पे इंटरेस्टिंग हो जाती है कि जहाँ पे जब फिर यही कहेंगे जी आप यही चीज अगर पाकिस्तान में क्यों नहीं लाना चाहते, तो वो उस चीज से जो है वो उसको बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो वो पाकिस्तान में वो नहीं लाना चाहते, वैसे तारीफें करते रहते हैं। अब ये जो आपने बात की ना कि ये इंसेंटिव का प्रॉब्लम है। अच्छा इंटरेस्टिंगली आप जिन शहरों की वो तारीफें करते हैं, مثلا न्यूयॉर्क हो गया, इस तरह टोक्यो वगैरह हो गया, अब आपकी बात के वही वहां पे भी तो लोकल गवर्नमेंट्स है, लेकिन वो वहां पे असेंबलियां खत्म तो नहीं हुई, वहां पे भी एमएनएज एमपीएस सेनेटर्स उनके भी हैं, वो तो कर रहे हैं अपना काम। तो ये एक फ्रॉम माय ओपिनियन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव ये एक अनफाउंडेड फियर है इनका कि यार अगर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। भाई आपका तो काम कभी खत्म नहीं होता, फिर तो हमेशा उधर रहती है। क्या ख्याल है दीप साहब, एक अनफाउंडेड फियर नहीं है इनका? एक्चुअली फिर वही है कि जब लोगों का भी कुछ इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं मैं कहूँगा, उनकी मजबूरी है कि हम अभी इस इतने प्रिमिटिव लेवल पे हैं अर्बन डेवलपमेंट में, कि 70-75 साल गुजरने के बाद भी हम बहुत सारे फंडामेंटल चैलेंजेस, बेसिक चैलेंजेस हैं, वाटर क्वालिटी के हैं, पेवमेंट्स के हैं, गलियों के हैं, एजुकेशन के, वो रिजॉल्व ही नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं तो आप उनसे अगर पूछें कि आपको एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन का स्कूल चाहिए, या नलका पानी, या इस किस्म की चीज़ें चाहिए, तो उनकी भी प्रायोरिटी वही होती है कि पहले ये मसले हल करें हमारे। अच्छा, उन मसलों की वजह की जो है ना वो दुकान जिसको मैं कहूँगा वो चलती है, हाँ हाँ। ठीक है। वो फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो कहते हैं जी, अभी मैं लाहौर में बहुत सारे लोगों से पूछूंगा तो वो कहेंगे यार ये अंडर पासेज और ये सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हाँ हैं। जी। अच्छा, वो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहा है कि ये इस तरह नहीं होता कि आप एक चीज़ सिलेक्टिवली पिक करके ला के बना दें।
मैं आपको मेट्रो की एग्जांपल दूंगा। मेट्रो एक एक सिंगल कॉरिडोर है शहर में किसी जगह भी। अब डेवलप कंट्रीज़ में ये उन लोगों के लिए बनता है जो जिन्होंने वाइट कॉलर जॉब्स करनी होती है, प्रोडक्टिव फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो दफ्तरों में जाते हैं। और इसका जो प्राइमरी एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि कार्स को रिप्लेस करें हम। तो बताएं कि कार छोड़ें और मेट्रो में ऑफिस। अच्छा, हम वो ठीक। चीज़ बनाते हैं और लेकिन बनाते हैं गलत जगह पे। और फ़र्ज़ करें हम उस एरिया में बना देते हैं जहाँ पे नॉन प्रोडक्टिव क्लास या लेबरर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास वोट्स, हाँ हाँ। मतलब एक पढ़े लिखे जो फैमिली है उसमें 3-4 वोट होंगे और उस फैमिली में 15 वोट होते हैं घर के अंदर, हाँ जी। ठीक है, लेकिन वो टोटली नॉन प्रोडक्टिव है। उसमें सोचने वाली बात है कि हम उनको इतनी सब्सिडीज, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, क्या वो काम कर रहे हैं। वो मेट्रो लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं, सब्सिडीज़ भी चल रही हैं, कारें भी अपनी जगह। और जो पढ़ा लिखा यूथ है वो बेचारी फिर स्ट्रगल कर रही है, कोई वो ये कैब सर्विस हायर कर रहा है, हाँ जी। इन ड्राइव हाँ जी। पे जा रहा है, या वो अपने पेरेंट्स को पुश कर रहा है कि मुझे भी गाड़ी ले दें। तो कभी इंटरनेट में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि जी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगी तो हर बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीद लेगा। तो देखें, कर्ज़े लेके तो दुनिया में कोई कभी अमीर नहीं होता। जब आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आपने क्या करना है, पहले ये बताएं आपकी प्रोडक्टिविटी। हाँ। जो भी अर्बन डेवलपमेंट की इंटरवेंशन कि इसको एवेल्यूएट किया जाना चाहिए कि इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, टारगेट पॉपुलेशन क्या है, किन लोगों के लिए हम कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है। फ़र्ज़ करें मेट्रो आपने प्लेस कर दी, एक बंदे ने 2 किलोमीटर से चल के उस मेट्रो तक तो उसके लिए क्या है, कोई कनेक्टेड रूट है, ठीक है। आप ये बाहर जिन मुल्कों की आप एग्जांपल देते हैं वो बंदा कहता है जी मैं 5 मिनट वॉक करता हूँ अपने नेबरहुड के कॉर्नर पे जाता हूँ, वहाँ से मुझे बस मिल जाती है, उसके बाद वो अंडरग्राउंड स्टेशन तक, वहाँ से मैं बैठता हूँ, मतलब मिशिगन में एक बंदा रहता है या डेट्रॉइट में रहता है अमेरिका में, जो हमारे दोस्त जी रहते हैं जी वो बताते हैं। जी जी। वहाँ से हम बैठते हैं, हम वहाँ से वाशिंगटन चले जाते हैं, लोग वहाँ से काम करने आते हैं, मतलब दूसरी स्टेट्स में भी जाते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, हम पिक कर लेते हैं सिलेक्टिवली। अच्छा, इसमें से ये पोर्शन निकाल लो, ये बड़ा अच्छा है, इसको बड़ा पसंद करेंगे, उसकी यूटिलिटी इफेक्टिवनेस उस तरह नहीं है। हाँ जी। तो पूरा सिस्टम होता है, मोबिलिटी इज़ ए कंप्लीट सिस्टम। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। मोबिलिटी स्टार्ट होती है कि आप पहले लोगों को वॉकेबिलिटी प्रोवाइड, घर से निकलें, फिर सेफ्टी हो, जिस तरह हमारी ख़वातीन के लिए मसला है। मतलब आप अक्सर शहरों में देखेंगे कि फुटपाथ रात को अंधेरे में और सेंटर ऑफ द रोड हमने लाइट पोल लगाया होगा, गाड़ियों को जो रास्ता है, अगर वहाँ पे कोई फैमिली है और दे कुड इजीली बी मार्क्ड, उनको कोई भी बंदा गन पॉइंट पे, क्योंकि वो अंधेरे में है, ठीक है। अच्छा, फुटपाथ पहले होगा ही नहीं, अगर हुआ है वो ब्रोकन होगा, वो इतना तंग होगा, वो टूटा हुआ होगा, ठीक है, उस पर घास कर, ये इस्लामाबाद के हालात हैं, आप देख लें जो जी पॉश जी। सेक्टर हैं वहाँ पे। दिस इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये इस इसी से एंड दिस इज व्हाट आई आल्सो वांटेड टू आस्क, लेकिन चूंकि आपने जिक्र कर दिया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दो चीजें, और ये अर्बन प्लानिंग और डिजाइन जिस तरह आपने बात की उसी एक तो ये हमारी जो अर्बन स्प्रॉल है, हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के हम फैलते ही जा रहे हैं, फैलते ही जा रहे हैं। तो इसका जो है, जिस तरह आपने कहा कि यार इसके तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अच्छा कोई सिस्टम, बहुत भी अच्छा आप सिस्टम चलाने की कोशिश करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, लेकिन वो कहाँ कहाँ तक पहुंचेगा। आप सिर्फ इस्लामाबाद की, मैं लाहौर और कराची की तो मिसाल, पैदल जो सबसे नज़दीक मेट्रो का वो है, उसमें मुझे आधा घंटा पड़ता है कम से कम, या 40 मिनट पड़ते हैं। और उसके कोई कनेक्टिंग यहाँ पे वो है नहीं। तो दैट मेक्स इट, तो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जो है, ये हमारा जो एक कल्चर इसे कह ले, या फिर इंसेंटिव सिस्टम इस तरह कह रहे हैं कि वो बड़े बड़े प्लॉट और वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, एक तो उसकी वजह से इफ आई एम नॉट रॉन्ग बड़ा मसला बन जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सही तरह और प्रोडक्टिव बनाने में। और दूसरा नदीम साहब, हम वर्टिकल एक्सपेंशन जो है, अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैंने तो जितने भी बाहर मुल्कों में देखा है, जब आप वंस यू आर फ्लाइंग अबव देम, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है कि आप देखें कि वो एक ऐसा लगता है कि वो एक सर्कल है, उसके अंदर पूरा शहर है। वो सर्कल से बाहर आप ऊपर से देखेंगे
कराची, लाहौर या इस तरह के शहरों में वो सिलसिला शुरू होता है आबादी का, वो ख़त्म ही नहीं होता, वो कहीं दरमियान में उसके एयरपोर्ट होता है। तो वर्टिकल एक्सपेंशन के वो है, क्या क्या इशू क्या है इसका? इसमें जी तीन चार मल्टीपल प्रॉब्लम हैं। सबसे पहले तो हमारे सिटीज़ गवर्न कर रहे हैं, वो इंटेंशनली क्या करते हैं, जो पुराने नेबरहुड, आई वुड गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लाहौर, कि यहाँ पे 30-40 साल पहले जौहर टाउन, फैसल टाउन, इलामा इकबाल टाउन, उससे पुरानी आबादियों की मैं अभी बात नहीं कर रहा, पे जो लोग रहते हैं, देखें जी हर इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाँ जी। मतलब आपने सिविल लाइनें डाली हैं, उनकी लाइफ है, ठीक है, वो आउटलिव हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, पानी के पाइप ख़राब हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, उनको एक दफ़ा बना दिए हैं, उसके बाद लोग रहना शुरू हो जाते हैं, फिर हम उनसे प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं, वो तो जा रहा होता है प्रोविंशियल हेडकोार्टर में सारा। तो दैट हैज़ टू बी स्पेंड बैक इन सिटीज़ at around 60 to 70% share of the property tax collected essentially has to be spent back in the cities, राइट। मतलब लॉ सेज दिस। जी। अब वो सारा प्रोविंशियल पूल में चला जाता है। अब उसकी डिसबर्समेंट किस तरह होती है, क्योंकि हमारे पास वो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन नहीं है आपके पास, कि हमने सिटीज़ को वो किस तरह अप्रोप्रिएशन करनी है उन फंड्स की। तो वो फिर आपकी पर्सनल चॉइस बन जाती है कि आप किस तरह वो किन शहरों में खर्चना है। हो सकता है बहावलपुर का या लोधरा का पैसा लाहौर में लग रहा हो। एक तो ये इशू है कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, उसकी आपकी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। सड़कें टूट गई हम छोड़ देते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, दे आर मेड टू लीव दोज कम्युनिटीज़। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, वो कहते हैं यार यहाँ पे गटर उबल रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, पानी ठीक नहीं है, यहाँ पे मसाइल शुरू हो गए हैं। वो फिर सोचते हैं अच्छा यार हम किसी लोग पुरानी जगहों को छोड़ना नहीं चाह रहे होते, क्योंकि उनकी वहाँ पे रूट्स होती हैं, कल्चरल बॉन्डिंग, सोशल, वहाँ पे पूरे कनेक्शन होते हैं उनके, वो छोड़ना नहीं चाह रहे होते, लेकिन वो मजबूर हैं कि ज़ाहिर है वहाँ पे चली जाती हैं चीज़ें। दूसरा, वो जब न्यूक्लियस फैमिलीज़ और वो ब्रेक होती हाँ हैं, जी। तो फिर ज़ाहिर है प्रॉपर्टीज़ की सब डिवीज़न होती है, लोग बेचते हैं। ये एक फिनोमेना जिसे जिसको हम कहते हैं कि ये डिमांड है, डिमांड क्रिएट होती है तो वो लोग बेचते हैं। अच्छा, अब वो वहाँ पे जाके शहर के अंदर खाली जगह हैं या पुरानी बिल्डिंग खरीद के, अब मसला ये है कि लैंड प्राइस का बड़ा डिफरेंस है। फ़र्ज़ करें बैरिया टाउन या डीएच 30 किलोमीटर की लेकिन हो सकता है वो लैंड 10 टाइम्स चीपर हो एज कम्पेयर्ड विद द सिटी सेंटर। हम्म। इट्स इट्स दी, आई मीन मनी इक्वेशन, कि वो सारा अपना कैलकुलेटर घुमा सस्ती सी ज़मीन बनाते हैं वहाँ पे। अब उनकी सेल प्राइस फिर वही होती है जो सिटी सेंटर में, थोड़ा बहुत फ़र्क होता जी। है। अब डीएचए में भी एक कनाल का घर इस वक्त 10 करोड़ का बिक रहा होगा। तो वहाँ पे जो मतलब हाउसिंग स्कीम जो सबब में बनती है, वो बड़ी चीप लैंड होगी, सबर्बन लैंड, एज़ कम्पेयर टू दी सिटी सेंटर या शहर के अंदर वाले इलाकों से। अब उसके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है डेवलपर या बिल्डर के लिए। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि जब आपने सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम बनानी है, तो दैट इज़ वेरी सिंपल टू बिल्ड। आई मीन आपने क्या करना है, उसकी लेवल करेंगे, ग्रेडिंग कटिंग करेंगे, सड़कें, सिविल लाइन बिछाएंगे, यू कैन डू इट वेरी क्विकली, ठीक है। और अभी कर भी रहे होते हैं आप उसको सेल करके, तो बहुत सारे हमारे डेवलपर मतलब कंप्लीशन से पहले ही बाहर चले जाते हैं सैर वैर करने, पैसे जेब में डाले। हाँ जी। तो अब बिल्डिंग बनाना इट्स कॉम्प्लेक्स थिंग। आप बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, उसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉस्ट इन, तो लोग इसमें एक नहीं जाते, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा बिल्डिंग बनाने में। फिर आपके अप्रूवल्स का, यस यस। कि हमारा जो पूरा रेगुलेटरी रजीम है वो, इस पे हम काफ़ी दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं, बड़े डेप्थ में हुई है बात, के वो रेगुलेटरी रजीम ही आपको सपोर्ट नहीं करती। मतलब आपने अगर बिल्डिंग 10 स्टोरी बनानी है, तो आपको नाक से लकीरें निकल जाएंगी आपकी, हाँ जी। 15 अप्रूवल्स लेनी है। तो हाउसिंग स्कीम ओवरनाइट अप्रूव, हाँ वो तो खैर, यस।
ठीक है। अब ये वजह है कि दूसरा, चूंकि वहाँ पे ज़मीन सस्ती होती है उन एरियाज में, जी तो वहाँ पे वो ज़ाहिर है खुली खुली सड़कें बना देते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं। डीएचए जो है ना, वो बेसिकली सारी, अब कोई बंदा अगर इस्लाम पूरा छोड़ के जाएगा, या क्रिश्चियन अगर जिसको कहते हैं वो छोड़ के जाएगा, तो वो जगह तो उसको इसलिए खूबसूरत लगेगी कि आपने ये पुराने इलाके अनअटेंडेड छोड़ दिए हैं। वो सड़क टूटी है, टूटी, लोग मसाइल का शिकार हैं, पानी नहीं आ रहा। ठीक है, दे हैव नो चॉइस। यही इन्वेस्टमेंट आप वहाँ पे करें, तो देखें, शहर के 5-10 किलोमीटर के रेडियस में रहना जो है ना, हाँ। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। यस। कम्यूटिंग डिस्टेंस बड़ा कम है, हर चीज़ वॉकेबल रीच में है, आपने कोई भी चीज़ ग्रॉसरी करनी। डीएचए में तो आपने आधा किलो दही, पता नहीं वो आधा किलो, लेकिन वो आधा किलो दही, यू नीड अ कार। हाँ। यस। दिस इज ठीक एब्सर्ड। है। एब्सर्ड। अच्छा, वो फिर कार की डिमांड क्रिएट होती है, फिर कार जब सड़क पे चलती है, फिर सड़क की डिमांड क्रिएट होती है। बिल्कुल। ठीक है। फिर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कार में डालने के लिए चाहिए, बस में। फिर हमारा एक सोशल टैबू है, वो जो बंदा साइकिल पे, पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा हो, तो लोग उसको देखते हैं शायद ये बड़ा कोई गरीब आदमी है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये मिक्स हो के, तो दे आर शेपिंग अप आवर सिटी द वे वी आर सीइंग देम टुडे। मतलब इसमें इसमें इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है, वो इसमें डिस्करेजिंग एलिमेंट ज़्यादा हैं। यस। सबसे बड़ा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप, मैं अभी लाहौर गुलमर्ग में देख रहा हूँ कि इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन की थी बिल्डिंग बायलाज में, तो उसकी वजह से बहुत सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स दे आर पॉपिंग अप ना, आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं। ठीक। इट्स अबाउट योर अर्बन पॉलिसी, आपका विजन, गोइंग बैक टू दी स्केयर वन, जहाँ से हमने बात शुरू की थी, कि आपने अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, जी। अब सिटी की ग्रोथ और जीडीपी कंट्रीब्यूशन की डायनामिक्स, कि किस तरह ये ग्रोथ होती है, आप समझते हैं कि हर चीज़ को कैप करके, मोराटोरियम लगा के, और सिर्फ टैक्स, बहुत सारे लोगों को टैक्स और रेवेन्यू का डिफरेंस। ठीक है, रेवेन्यू बड़ा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड है, उसमें यूज़र फी भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों को कहते हैं यार अच्छा कमाओ और उसमें से हमें दो। तो जो टैक्स होता है वो हम इस तरह इम्पोज करते हैं कि आप जिस तरह कोरोना में वो कहते थे यार अपना टैक्स फाइल। जी जी। ठीक है, एक बंदा जॉबलेस है लेकिन उसको नोटिस आ रहा होगा टैक्स। हाँ जी। तो ये लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि सिटी रेवेन्यू में 100 से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं राइट। जो एक्सप्लाइट आपके सिटी एसेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा जो फोकस ये होता है, हम समझ रहे होते हैं कि लोग, तीसरा बात ये है कि हमारा एक कॉलोनियल माइंडसेट है। देखें, गोरे के दौर में सबसे पावरफुल चीज़ होती थी थानेदार, पटवारी, तहसीलदार, यही होता था ना जी, सबसे पावरफुल बंदा। ठीक है, अब वो हमारे आज तक वही आइडियल हैं हमारे। हाँ हाँ। मतलब रेवेन्यू ऑफिसर जो थोड़ा वो मॉडर्नाइज हो गया है, अब आज का रेवेन्यू ऑफिस हार्वर्ड से भी पढ़ के आ रहा है, लेकिन उसके इख्तियारात, उसका कंट्रोल और वो सारी चीज़ें तो उसी तरह मौजूद हैं। दिस इज हाँ जी। बिल्कुल जी, आई एग्री। और बिल्कुल आपने सही इसको यू पुट इट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। एक तो इंसेंटिव्स नहीं है। इंसेंटिव स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है कि वो वर्टिकल एक्सपेंशन को और एक वो जो कंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। और दूसरा ये है कि हमारे उसमें कल्चरल एस्पेक्ट भी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी भी मेरी हुई हैं, कभी भी हुई हैं, दोस्तों से हुई हैं या कोलीग से या किसी से भी हुई हैं, आप गांव चले जाएं उनसे कॉन्वर्सेशन करें तो हर एक जो है जब पूछेगा कि यार तुमने क्या करना है घर में, मैं अगर कहता हूँ कि यार क्यों ना बना एक अपार्टमेंट, तो वो सारे कहते हैं कि यार अपार्टमेंट अपार्टमेंट, बंदा अपना एक कनाल का 10 12 मरले 14 मरले का घर लो, उसमें रहा करो। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान में एक ये वो एक कल्चर भी है। और दूसरी आपने वो इंसेंटिव की बात की है, एब्सोल्युटली राइट जी। इंसेंटिव भी आपका सही नहीं है। अब हमने पाइड में एक वो स्टडी की थी, आपको याद होगा, एंड यू आर पार्ट ऑफ द फ्यू स्टडीज एट पाइड जब अंडर डॉक्टर नदीम उलक। वो स्लज उसे कहते थे कि रेगुलेटरी बर्डन जो जितना होता था,
तो उसमें हमने डॉक्यूमेंट किया था कि सिर्फ वो एक बिल्डिंग बनाने के लिए 2 से 3 साल बल्कि उससे भी ज्यादा का वेट लेना। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्यों ना यार फिर एक वो हाउसिंग सोसाइटी बनाए, पैसे लोगों से लें और फिर भाग जाए। किसी ने क्या करना है, कानून तो यहाँ पे है नहीं। सो दिस इज ऑल प्रीटी इंटरेस्टिंग। फिर अगेन इंसेंटिव में एक और बात भी आती है। मिसाल के तौर पे अब बैरिया टाउन जो है, अब बैरिया कोई गरीबों, मेरा नहीं ख्याल नदीम साहब कि वो वहाँ पे कोई गरीबों के लिए उन्होंने जगह बनाई है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अंडर द टैक्स लॉज एटलीस्ट इन इस्लामाबाद, मुझे लाहौर वगैरह का नहीं पता, तो रूरल लैंड तस्वर किया जाता है अभी भी। मतलब उसका टैक्स जो है वो ऑलमोस्ट ब्लू एरिया वगैरह के मुकाबले में हाफ है उस लैंड के मुकाबले में। तो जाहिर है वो फिर एक इंसेंटिव तो बन गया हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के लिए। अच्छा, जैसे एक और बड़े इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे आते हैं और वो है डोनर्स। और आपने और मैंने और हम सब ने इस पे काफ़ी बात भी की है। और डोनर्स जो है वो उनके बहुत ज़्यादा एक वक्त में प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज से रिलेटेड, से रिलेटेड। शहरों में सर्विसेज हैं, पानी की होगी, ये हो गया वो हो गया। डोनर्स के बाद उनका किरदार आप किस तरह देखते हैं इसमें? वो जो प्रोजेक्ट्स वगैरह इनके होते हैं, इतने पैसे आते हैं, आर दे जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग दिस थिंग इन डेवलपिंग सिटीज, और कि ये सिर्फ एक वो भी दे आर पार्ट ऑफ अ सिस्टम के जिसमें बस पैसा चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, उनकी भी दिहाड़ी लगी हुई है और बाकियों की भी दिहाड़ी लगी थोड़ा ना इसको डिफरेंशिएट करना क्लियरली मुश्किल में लोगों उनके पर्सनल इंटरेस्ट के देखें दे बैंक्स एंड ऑल दीज इंस्टीट्यूशन हैव अ प्रोडक्ट टू सेल दैट इज़ मनी कि अगर वो मनी अपने पास पैसा है तो उसको तो जंग लग जाएगा डेप्रिशिएट हो जाएगा तो एक फाइनेंशियल लॉजिक है वो कहते हैं जी इसको कहीं पे आउटसोर्स करो दो किसी अच्छा अब जो बोरोअर है लाइक अस सोच समझ के वो पैसा लेना जी। मतलब अगर वो मैं एक अक्सर एक बड़ी क्रूड सी एग्जांपल होती है इफ़ यू हैव लाइक 100 रुपीज़ एंड यू आर स्टार्विंग यू आर हंग्री एंड यू आर स्टैंडिंग नियर बाई अ सिनेमा आप क्या करेंगे यू विल गो वॉच अ मूवी और ईट समथिंग फर्स्ट इट्स अबाउट प्रायोरिटीज़ तो फिर वही है कि आप जो चीज़ अगर आप वो ऐसे नहीं होता कि आपको आगे कोई चीज़ इम्पोज कर रहे हैं कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि आप पहले उनको उनको अप्रोच करते हैं आप उनको कहते हैं कि गिव अस सम मनी जब वो आते हैं तो उनके भी सर्टन प्रोसीजरल कैवियट्स वो ये नहीं चाहेंगे कि उनका पैसा डूब जाए हम्म। ठीक है उनके भी कुछ क्रेडिबिलिटी चैलेंजेस होते हैं वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ जल्दी से होने वाली है अगर फ़र्ज़ करेंगे उनको आप कहेंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और आपकी एजुकेशन सिस्टम रिवाइव करना है तो इट विल टेक ईयर्स इवन डेकेड्स उसका इम्पैक्ट आने में तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में पानी की नाली सीवरेज का पाइप ये चीज़ें बड़ी क्विकली हो जाती हैं फिर ये है कि ये ज़मीन के नीचे दफन हो जाती हैं ठीक है अब वो जो हमारे स्टैटिस्टिक्स होते हैं या नंबर्स होते हैं हाँ जी। पुअर नंबर्स वो एक शायद जर्मन की किताब पुअर नंबर्स कहीं पे मैंने सुना था डॉक्टर नदीम उसको कोट करते हैं तो नंबर्स आर रियली वेरी फैसिनेटिंग ठीक है अब हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं एविडेंस बेस्ड पॉलिसी की हम कहते हैं ये नंबर्स आ गए हैं भाई वो कहाँ से हैं वेरासिटी और क्वालिटी ऑफ नंबर्स हम पूछने जाएं तो उसके पीछे कोई स्टैंडिंग नहीं होती वंस नंबर्स आर इन एनी रिपोर्ट दे आर ऑथेंटिकेटेड तो हमें भी पता है सब तो जब आपने नंबर्स अपने अच्छे दिखाने हैं कि हमने इतना काम किया इतनी स्पेंडिंग इस हमारा यही पैरामीटर होता है ना हमने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इतने के बना दिए तो जब आप किसी भी एजेंसी से या किसी भी डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या है तो आप कभी भी इसको फाइंड आउट नहीं कर हाँ जी। सकेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या है यस। ठीक है तो मतलब मैंने नोटिस किया है कि प्लानिंग के डिपार्टमेंट
कुछ परफॉर्मेंस होते हैं जिसमें आप मॉनिटरिंग कर बैक ट्रैकिंग करते हैं, एवेल्यूएशन करते हैं, इम्पैक्ट। वो तो होता ही नहीं, प्रोजेक्ट बन जाता है हाँ जी। तो हम अगले प्रोजेक्ट की तरफ रश, इसलिए हमें ये इस तरह कहना कि वो आ जाते हैं। जब वो आएंगे, जब आप उनको मार्जिन देंगे कि आपकी टेबल पे वो उनकी एक्सेस हो जाएगी, यू नीड मनी, तो वो फिर पैसा देने के साथ आपको कहेंगे अच्छा ये चीज़ इस तरह करो, फिर हमारा पैसा सिक्योर होगा। ठीक है, आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस होगी व्हेन यू आर बोरिंग। तो इसका तो सीधा सा हल है कि आप किसी इंडिजिनस थॉट के साथ काम करें। देखें, चाइना भी बोरो कर रहा हाँ है, जी। एडीबी से वो भी ले रहा है। जी। ठीक है, इंडिया भी ले रहा है, हो सकता है यूएसए भी ले रहा हो। फ़र्क हम में और उनमें ये है कि वो दे आर डूइंग इट वाइजली। डेट डेट के बगैर आपको पता है कोई कंट्री दुनिया के नहीं चल रहा। बिल्कुल। सिस्टम्स हैं, फिजिकल सिस्टम्स हैं। तो अब वो फिर बात वही है कि आपने डेट किस काम के लिए लेना है, देखने के लिए कर्जा लेना है या खाना खाने के लिए। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, विजडम एंड द वे यू प्लान योर प्रोजेक्ट्स। हाँ जी। और वो कहाँ पे कंसीव हो रहे हैं, कितना इंक्लूसिव है वो प्रोजेक्ट। पहले मुझे बताएं, डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स कभी आपने असेंबली में, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, वो उनका उस तरह से वो पब्लिक एक्सपोजर ही नहीं की ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि हमें इस बात पे एतराज़ नहीं है, आप पैसा लें। हम्म। ये भी एक स्पोर्टिव आर्गूमेंट होता है कि वो बड़े कम इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं, फाइन। लेकिन हमें बताएं कि ये प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हैं ये किस तरह कंसीव किया है। हाँ। ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है, वो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक करें। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं वो, मतलब मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, हम बाद का ना हमारी जो गवर्नेंस है उसमें बहुत सारी जो ठीक काम है ना वो गलत अंदाज में हो रहे होते हैं। हम्म। दैट इज़ वाई दे डोंट यील्ड एनी काइंड ऑफ टेंजेबल और प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, उसका कोई इकोनॉमिक यील्ड नहीं हो रहा होता। अच्छा चलें, लोग कहते हैं जी मेट्रो बन गई है तो वो फ़र्ज़ करें आपने मेट्रो बना दी, उसमें सब्सिडी दे रहे हैं, हाँ जी। वो दैट हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड दी सोशल जो है ना काइंड ऑफ बेनिफिट। हाँ जी। अगर आपकी आप टाइम जो है वो सेव कर रहे हैं दफ्तर, तो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, वो बिल्कुल। किसी ना किसी जगह पे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में ट्रांस। तो दैट इज़ नॉट हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली। हाँ जी। वो प्लानिंग में वो एक फॉर्म होता है डिफरेंट, एक होता है उसमें फिर मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन भी होता है, फिर एक होता है कि पोस्ट उसमें उन्होंने वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो आप सही कहते हैं, वो आई थिंक इट्स कॉल्ड द P5 परफॉर्मा। हाँ जी, 5-4 परफॉर्मेंस है, वो कभी भी नहीं फुलफिल हुए। वो कभी भी उन्होंने कभी भी डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स की कभी भी कोई इस तरह की इवेल्युएशन, बल्कि डोनर फंडेड क्या, वो PHDP के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं नहीं करते। सो आई आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि ये एक ऐसा नहीं है कि अक्सर लोग इस चीज़ को कहते हैं ना, मैंने ये चीज़ भी अक्सर सुनी है, आई हैव कम अक्रॉस दिस व्यू कि यार क्यों ले रहे हैं हम कर्जे, कर्जे कर्जे पूरी दुनिया कर्जे ले रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि जी कर्जा ले रहे हैं, इट्स अबाउट हाउ यू स्पेंड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट्स अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ योर एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट यू आर स्पेंडिंग अपॉन, क्या आपकी प्रायोरिटीज। तो वो उधर ये इशू आता है। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है ना कि हमारा डेट बर्डन इंक्रीज क्यों होता जी जी। है। आपकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी नहीं है, आप इकोनॉमिस्ट हैं, मैं तो एक सौ जनरल टर्म में बात कर रहा जी हूँ जी। कि जो डॉलर रुपी पैरिटी है ना, वो गैप हर आने वाले वक्त में वाइडन हो, आपने वो पे बैक करना है डॉलर्स में। तो वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज इसलिए बनता है कि आप जब उनको एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स में उनकी कोई इकोनॉमिक यील्ड नहीं होती, तो वो आपका जो गैप है ना वो इंक्रीज हाँ जी। होता हाँ जाएगा। जी। बिल्कुल। एंड ठीक है। वो उसमें जब मैंने इंटरेस्टिंगली जब फॉरेन एड का भी जो पेपर किया था, अभी एक इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज एक थिंक टैंक ने की है, आई थिंक दे उसके वो रिजल्ट शायद बट आई हैव कम टू नो ऑफ, और शायद वो अभी एक महीने में वो
जो अभी पीएचडीपी है, उसमें कोई नदीम साहब 800 प्रोजेक्ट्स हैं। उन्होंने बहुत सी ऐसी कैटेगरीज और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने निकाले हैं जो कि या तो ओवरलैपिंग है, या जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, या जिनकी कोई लॉजिक ही नहीं है। और इट्स मोर देन 1.5 ट्रिलियन रुपीस जो है, जिसमें फॉरेन कंपोनेंट भी है, कि उनके कोई वो है नहीं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है 10 दफ़ा 20 दफ़ा पहले भी चल चुके हैं, लेकिन वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो वो वी नीड टू हैव अ सिस्टम टू डू दिस थिंग्स। वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अकाउंटिंग कि यार किस तरह एक्सपेंडिचर, पैसे किस तरह खर्च हो रहे हैं, क्योंकि वो अकाउंटिंग है नहीं। तो ये एक इशू बनता रहेगा। और हमारे कर्जे, बेशक वो डोमेस्टिक हो, बेशक वो एक्सटर्नल हो, आई डोंट सी देम डिक्रीजिंग। जिस तरीके से हम जा रहे हैं, 1200 प्रोजेक्ट्स जो होते हैं डोनर फंडेड, वो पूरे पाकिस्तान में किसी भी वक्त चल रहे होते हैं, खैबर से लेके कराची तक। लेकिन देयर इज नो अकाउंटिंग कि यार उसका आखिर में रिजल्ट क्या निकला, कोई उसका पता नहीं चलता। आज से 1 और 2 क्वेश्चंस, ज्यादा आपका टाइम नहीं। ये वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लॉ तो है नहीं। ये जो हम इनको, और इवन हमारे रिसर्च में, और हमारे जो इंटेलिजेंसिया है, वो भी इन्हीं बड़ी शहरों पे मुझे कंसंट्रेटेड नज़र आती है कि जी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर हो। लेकिन वो जो थोड़े से छोटे शहर होते हैं, आपने लोधरा का जिक्र कर दिया है, इस तरह के। अब पाकिस्तान में कितने ज़िले हैं? 130 से ज़्यादा, 132 हैं, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। छोटे बड़े ये जो बड़े शहर है, 5-6 बड़े शहर, सिर्फ इन पे कंसंट्रेशन ना रखें, बाहर भी निकलें। और वो जो बाहर छोटे वो शहर हैं, उन पे भी ज़रा पैसे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनकी सर्विसेज पे। तो शायद ये जो हमें इतना ज़्यादा फैलाव है, इतने उसमें आबादी है, लाहौर हो गया, कराची हो गया, और इस तरह, शायद वो हमें नज़र ना आते हैं। शायद इज़ इट पॉसिबल कि हमारी गवर्नेंस उसमें बेहतर होती है अगर हम छोटे शहरों पे। इसमें जी दो तीन फिर फंडामेंटल प्रॉब्लम है। हमारे जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का उस तरह जो डिफाइंड रोल है वो तो नहीं है डिसीजन मेकिंग का। लेकिन चूंकि वो अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक्टर हैं, वो सारे लोग रहते हैं बड़े शहरों में। सिंध की आप सूरत हाल, हाँ जी। सारी आपकी एलीट, चाहे वो फ्यूडल हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे बिजनेस एलीट हो, वो सब बड़े शहरों में रहते हैं। उसकी तो एक बुनियादी वजह है कि बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं ग्रो करने की। तो वो वहाँ पे चले जाते हैं, तो जाहिर है जब जहाँ पे वो रह रहे हैं होते डीएचएस, अगर पंजाब में 150 के करीब एमएनए, तो वो ज़्यादातर लाहौर में या इस्लामाबाद में। तो वो थोड़ा सा ना इन इन रियलिटी से लोगों से थोड़ा डिटैच हो जाता, हाँ जी। क्योंकि वो इलेक्शन लड़ने के बाद 4-5 साल, हम्म। इसलिए हम कहते हैं ना लोकल काउंसलर और लोकल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा इफेक्टिव होती है, कि वो लोग वहीं पे रहते हैं, वो सारी मिजरीज फेस कर रहे होते हैं, सारे चैलेंजेस उसी तरह फेस कर रहे हैं। मतलब मुल्तान का अगर एक एमएनए डीएचए लाहौर में रह रहा है और उसने किसी फौतगी पे या किसी ऐसे इवेंट पे ही अपने इलाके में जाना है, हाँ जी। तो वो उस तरह उन चीज़ों को फील नहीं करेगा। हाँ जी। ठीक है, अब उसको ये भी पता है कि मैंने चूँकि 5 साल सिर्फ इलेक्शन डे पे, बेसिकली इलेक्शन तो अभी रिचुअल रह गया ना, हाँ जी। कि आप एक प्रोसेस का, वो उसकी जो स्पिरिट है, इंटेंट है, वो उस तरह नहीं है। एक तो बुनियादी वजह ये है कि वो सारे जहाँ पे रह रहे हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, दे मूव अराउंड, उनका सोशल नेटवर्क भी वहीं पे डेवलप हो जाता है, तो उनकी फिर वो प्रायोरिटी उस तरह नहीं रहती। ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का भी ये चैलेंज आता है, वो जिस भी शहर में काम कर रहे होते हैं, तो वो उस तरह उसको फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो दे कीप ऑन पोस्टेड आउट समवेयर और दी अदर, वो चले जाते हैं, आते हैं। ठीक है जी, तो इस एक तो बुनियादी ये वजह है कि हम बड़े शहरों पे ज़्यादा फोकस है, बड़े शहरों पे फोकस होना चाहिए। लेकिन अभी कुछ प्रायोरिट रीप्रायोरिटाइज किया है उन्होंने अपनी सोच को, मिड टीयर सिटीज़ पे भी थोड़ा काम होना शुरू हुआ है। अच्छा जी। कि कोई आने वाले सालों में, अब मेरा ख्याल है पंजाब के कोई 20-25 करीब करीब सेकेंडरी सिटीज़ ऐसे हैं
जो अभी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे हैं, केपी के हालात तो ये इस वजह मेरा ख्याल है कि लोग जो है ना उनको थोड़ा विजिलेंट हो कि वो लोगों से पूछें, रिप्रेजेंटेटिव से किसी भी फॉर्म में है, उन्हें वो पुश करें, दे शुड कीप पुशिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो बताएं उनको कि यहाँ पे भी हमें ज़रूरत है। बात यह है कि अगर इफेक्टिव किस्म की असम्बलीज हों तो फिर वही है कि हमारा डेमोक्रेटिक मॉडल जो है वो किस तरह काम कर रहा है, और दैट इज़ द राइट फॉरम टू डिस्कस दीज थिंग्स। तो वहाँ पे जब चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही होंगी तो फिर सारे प्रॉब्लम इसी तरह होंगे, फिर फ्रेगमेंटेड हो जाएगी। हाँ जी। ये एक आपने फोरम रखा हुआ है जहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, जिस तरह सिटीज़ के मामलों को डिस्कस, सिटी कौंसल्स हैं आपकी जहाँ पे सारे लोग बैठ के जब वो डिस्कशन जो ख़त्म हो जाएंगी, नापैद हो जाएंगी, लोग वहाँ पे सिर्फ जाएंगे, अच्छा एक दो लोग, आप यूजुअली असम्बलीज में देखें सिर्फ दो तीन चार लोग बोल रहे होते हैं, बाकी लोग आधे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे होते हैं या वो टाइम पास करने के लिए आते हैं। हाँ जी। हाँ जी। मैं वैसे समझता हूँ कि इसके लिए बहुत सारे पॉलिटिशियन का ख्याल है कि ये पॉलिटिकल ग्रूमिंग होती है निचले लेवल से। अब किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की बड़ा नीचे के लेवल से आता है, काउंटी से आता है, फिर स्टेट लेवल पे जाता है, फिर वो करता है, तो वो हम हमारे लिए एक ओपनिंग्स आ गई, किसी भी वक्त जंप इन कर सकते हैं। हम्म। मतलब आप किसी भी एज में किसी भी टाइम विदाउट हैविंग एनी सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस के यू आर वेल कनेक्टेड विद द पॉलिटिकल एलीट, आइदर यू आर अ बिजनेसमैन और किसी भी तरह आप उनको इन्फ्लुएंस करके, या आपकी कोई रिश्तेदारी है, आप देखते हैं कि आप बड़ी आसानी से एंटर हो सकते हैं। तो फिर उनको ज़रूरत क्या है कि वो नर्सरी हम जिसको कहते हैं, हाँ जी। कि वो नर्सरी लगाने की, अगर आपको बड़े अच्छे ज़बरदस्त ग्रोन अप ट्रीज में, तो आप सैपलिंग पे क्यों, वो नहीं होगी ना। हाँ जी। तो ये भी एक बड़ा जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन और उसकी ट्रेनिंग नीड्स, और उस पर्सपेक्टिव से कभी आपने देखा ही नहीं। देखें आप सब लोगों को ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी में कोर्सेज हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी ट्रेनिंग कोई एनजीओ करवा दे, ठीक है, तो वो कोई ऐसे अदारे ही नहीं है कि उनको पहले उन बेचारों को बाद ये नहीं पता होता है कि मेट्रो और बस में क्या, कार और बस में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोगों की आप ये डिबेट सुन रहे होते हैं, हाँ जी। जब उनको फंडामेंटल्स ही उनके क्लियर नहीं है, वो समझते हैं कि यार कार भी बड़ी अच्छी है। ये अच्छा, आप पुराने लोगों से पूछ लें जो ब्रिटिश दौर में थे, उनको सारी चीज़ें पता थी, उनको ये भी पता था दरख्त की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सा दरख्त अच्छा है। हाँ जी। अभी हमारे सारे जो सिटी मैनेजर्स हैं वो हार्वर्ड और आईवी लीग के ग्रेजुएट्स हैं, हाँ जी। फिर हमारे शहरों में ऐसे ऐसे दरख्त ला के लगा रहे हैं जो एलियन स्पीशीज। हाँ जी। इस्लामाबाद में जो है पाम ट्री से भरा पड़ा और वो सारे सूख गए हैं, लेकिन जाहिर है कोई पूछेगा नहीं। मतलब अभी आप किसी गांव में जाए ना, इस कोई अगर पुराना बाबा जी, हाँ जी। तो खैर हम भी उस एज में हैं, लेकिन अगर हमसे उनके पास बड़ी विजडम, हाँ जी। तो उनको पता होता था कि यार ये ट्री जो है ये यहाँ पे सूटेबल है, इसको कैसे ग्रो करना है। जी जी जी। तो ये थोड़ा सा ना जो हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी लेवल के, मैं समझता हूँ कि दे शुड आल्सो हैव सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग और नॉलेज शेयरिंग उनके लिए भी होनी चाहिए। राइट राइट। नदीम साहब, नदीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड हैविंग दिस डिस्कशन, एंड इंशाल्लाह ताला इस पे मजीद भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल आपका मजीद वक्त नहीं लूँगा। दिस वाज अ वेरी प्रोडक्टिव वन, एंड आई होप कि सुनने वाले जितने भी हैं दे, उनको भी इससे हमारी कॉन्वर्सेशन से कोई ना कोई थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा, फ़ायदा अगर ज़्यादा ना मिले। लेकिन एनीवे, cities have always been interested economists, cities have always interested me, क्योंकि they are the engines of growth, लेकिन हमें अपने शहरों को सही करना पड़ेगा। और इस पे बहुत से इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, नदीम साहब ने उसके बारे में बड़ी तफसील और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। तो नदीम साहब, थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा भी इनविटेशन दूंगा ऑन सिमिलर इश्यूज।
इंशाल्लाह ताला फोक्स अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। नदीम साहब, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू।